हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप सबके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। इस न्यूज़ को सुनने के बाद डेफिनेटली आपको मज़ा भी आएगा और कुछ नई चीज़ें आपको आज पता चलेंगी। तो चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। पहले बताते हैं कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको। पहला तो ये आता है कि जो बैंक होती हैं वो अपना पैसा कैसे अर्न करती हैं। जो भी हमारे इंडिया में बैंकें हैं वो पैसा कैसे अर्न करती हैं, पहला क्वेश्चन ये है। और एक नया बैंक का नाम आया है बैड बैंक। एक नया बैंक जिसका नाम क्या आया है, बैड बैंक। तो अब ये बैड बैंक क्या है, व्हाट इज़ बैड बैंक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एनपीए क्या होता है, बैंक का कब नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। चलिए न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बैंकें होती हैं वो पैसा कैसे कमाती हैं। जो बैंक होती हैं वो पैसा कैसे अर्न करती हैं, मतलब कैसे प्रॉफिट उनको होता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी बैंक है, मान लीजिए कोई भी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मान लीजिए क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बैंक का काम क्या होता है, ये काम ये होता है कि जो हम लोग होते हैं, हम जैसे मीडियम क्लास या जो भी पीपल होते हैं, वो जाकर बैंक में पैसा जमा करते हैं। क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। अपने पैसे को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं जाकर बैंक में। बैंक में वो क्या करते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं। ये मान लीजिए बैंक है, बैंक का नाम क्या है, एसबीआई। इसमें आदमी क्या करता है, अपने पैसे को डिपॉजिट करता है। क्या करता है, डिपॉजिट करता है। अब एक और चीज़, पैसा वो बैंक कहता है कि आप हमारे यहाँ पैसा रखेंगे तो हम आपको एक इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो जब लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको क्या देती है, ब्याज देती है। क्या देती है, ब्याज देती है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, जो आपको ब्याज देती है वो 3 to 4% के आसपास अभी प्रेजेंट में है। आई होप आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जानिए कि अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं, कितने रुपए, अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं तो 1 साल बाद आपको बैंक देती है 104 रुपये। मान लीजिए 4% है। कितने रुपये देती है, 104। बैंक क्या करती है, आपके इस 100 रुपये को एक दूसरा पर्सन जिसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, पैसे की, एक दूसरा पर्सन जिसको ज़रूरत है पैसे की, वो जाता है बैंक से और कहता है कि हमें आप क्या दे दीजिए, लोन। लोन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो बैंक क्या करती है, इसी पैसे को उठाकर लोन के रूप में दे देती है। ये 100 रुपया आपका, बैंक ने आपका अपने पास रखा और किसी और व्यक्ति को आपका पैसा दे दिया और ये कहा जिस व्यक्ति ने इसको लोन के तौर पर लिया वो व्यक्ति इस पर 9% या 10% ब्याज चुकाएगा। कितना परसेंट, 9 या 10। मतलब 100 रुपये अगर लोन में ले गया तो वह व्यक्ति कितना देगा वापस बैंक को, 110। अच्छा, आपको कितना मिला पैसा, आपको मिला 104 रुपये। बैंक ने कुछ नहीं किया, बैंक एक मीडिएटर का काम किया। किसका काम, मीडिएटर। क्या, आपका पैसा लेकर किसी और को दे दिया और किसी और से 110 लेकर आपको 104 दे दिया। तो यहाँ देखे होंगे कि 6 रुपये का जो अंतर आया वही बैंक का प्रॉफिट होता है। वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आई होप आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कि बैंक पैसा कैसे अर्न करती है, ये आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हो तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसी पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जिनको लोन की जरूरत होती है उनको देती है और आपको 4% देती है और लोगों से कितना लेती है, 9% या 10%। तो भैया जब मान के चलो 100 रुपये आपका है तो आपको 104 देना है और वो पाती कितना है, 110। तो 6 रुपया उसका फ़ायदा हुआ ना। तो यही बैंक का फ़ायदा होता है। और वो इन्वेस्ट सिक्योरिटीज़ में भी करती हैं, ड्रॉप खरीदती हैं या कभी कभी शेयर भी परचेज करती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो अपना पैसा अर्न करती है। एक बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया कि आपसे पैसा लेकर किसी और को पैसा देती है। आपने जब पैसा जमा किया तो आपको एक कम अमाउंट देती है, मतलब एक उससे थोड़ा सा बढ़ा कर देती है। और जब दूसरे को बैंक देती है तो उससे कहीं ज़्यादा पैसा वसूल करती है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो आपका बैंक प्रॉफिट कमाती है। अब बैंक का लॉस कैसे होता है ये हम लोग बात करते हैं। बैंक में कॉन्सेप्ट आता है एनपीए का। कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, एनपीए,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, बैंकें किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दे देती हैं जो कि लोन को चुकाता ही नहीं है। लोन तो दे दिया, ये सोच कर दिया क्योंकि उसकी कोई ना कोई तो सिक्योरिटी जमा होती है आपको लोन देने के लिए, तो कोई सिक्योरिटी जमा करके उसको लोन दे दिया, लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है, लोन लौटाता ही नहीं है। तो अगर 90 दिनों तक कोई व्यक्ति 90 दिनों तक, मान लीजिए किस्त आपकी आ रही है लोन की क्या आ रही है, किस्त आ रही है, आप 90 दिनों तक 3 किस्त ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, नहीं जमा किए हैं, तो ये पैसा ये कंसीडर किया जाता है कि एक तरीके का ये बैंक पर एनपीए हो गया। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक का पैसा था उस पर अब कोई भी ब्याज नहीं आ रहा है, कोई भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो आपका बन जाता है एनपीए। क्या बन जाता है, एनपीए। अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के बाद 90 दिन लोन की किस्त नहीं भरता है, मतलब 30 दिन हर महीने में किस्त भरनी होती है, अगर हर महीने किस्त लगभग 3 किस्तें लगातार अगर वो नहीं भरता है, तो उस पैसे को ये मान लिया जाता है कि अब ये क्या हो गया, एक एनपीए के तौर पर माना जाने लगता है। अब एनपीए को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एनपीए को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आपका होता है स्टैंडर्ड एसेट। फर्स्ट कैटेगरी मतलब फर्स्ट टाइप क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट्स। अब जो बैंक मान लीजिए, जो पैसा मान लीजिए 90 दिन से लगभग 12 महीने तक वापस नहीं आता, उस पर नॉर्मल रिस्क होता है कि रिस्क कम है, अभी 1 साल हुए हैं, लगभग 1 साल बाद अब पैसा आ जाएगा। तो अगर कोई पैसा 1 साल तक नहीं आता तो उसे स्टैंडर्ड एसेट में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 1 साल हो गया, डेफिनेटली 1 साल के अंदर या 1 साल के आसपास इस पैसे को कस्टमर दे देगा। तो अगर कोई पैसा 12 महीने में वापस आता है या 90 डेज से लेकर 12 महीने तक का होता है, मतलब 90 दिन से लेकर 12 महीने तक अगर किस्तें नहीं मिलती हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड एसेट में रखते हैं। किसमें, स्टैंडर्ड एसेट में। लेकिन अगर दूसरा कैटेगरी होता सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरी कैटेगरी होती सब स्टैंडर्ड एसेट। इसका मतलब कोई पैसा है जो 12 महीने ज़्यादा हो गया फिर भी पैसा वापस नहीं आ रहा, मतलब 12 महीनों से ज़्यादा हो गया, उसका कोई इंटरेस्ट और ना तो मूलधन ना तो उसका कोई ब्याज वापस मिल रहा है, तो इसको बैंक किस में कर देती है, सब स्टैंडर्ड एसेट में। इसको बैंक किस में कंसीडर करती है, सब स्टैंडर्ड एसेट में। आपको 2 पॉइंट समझ में आएगा। तीसरा जो होता है वो होता है डाउटफुल डेब्ट। जब लगभग कम से कम 18 महीने हो जाते हैं, कम से कम 18 महीने बीत जाते हैं, कोई भी पैसा इंस्टॉलमेंट का नहीं आता, कोई भी पैसा इंस्टॉलमेंट या किस्त अगर कोई व्यक्ति नहीं जमा करता है तो उसको बैंक मान लेती है डाउटफुल डेब्ट है। कैसा है, डाउटफुल। अब इसका पेमेंट होना मुश्किल है और बैंक खुद को इसको एक रिस्क के तौर पर शो करती है कि हाँ ये बैंक के लिए एक रिस्क है और बैंक डेफिनेटली इससे घाटे में जा रहा है क्योंकि उसका लोन अब ये कंफर्म हो गया कि वापस नहीं आने वाला, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, डाउटफुल डेब्ट। एक लास्ट आता है आपका लॉस एसेट। जब पैसा बिल्कुल ये कंफर्म हो जाता है, कोर्ट केस वो सब कुछ होने के बाद, उसके पास समन भिजवाने के बाद, मतलब ऑर्डर करने के बाद कि अपना पैसा जमा कीजिए, फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं जमा करता है तो लास्ट स्टेज होता है, उसको लॉस मान लिया जाता है कि ये बैंक का क्या हो गया, घाटा। पैसा ले जाकर उसको नहीं दिखाया गया और बैलेंस शीट में इसको एज अ लॉस दिखाया जाता है। जो बैंक अपना अकाउंट बनाती है उसमें इसको क्या दिखाती है, एज अ लॉस। और जितने भी लोन का अमाउंट होता है उसे लास्ट में रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, मतलब माफ़ करना पड़ता है, या सरकारें जब कहती हैं कर्जा माफ़ होगा तो सरकार उसको राइट ऑफ करवा देती है। राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट में उसको दिखाया नहीं जाता, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरीके का लॉस ही होता है। तो जब पैसा कोर्ट केस हर चीज़ के बाद बैंक को वापस नहीं मिलता है तो वो आपका लास्ट स्टेज क्या होता है, लॉस एसेट हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस एसेट, मतलब आप पैसा नहीं आएगा। मतलब हमने आपको बताया कि बैंक पैसा कैसे अर्न करती है और बैंक को घाटा कब होता है। बैंक जब किसी को लोन दे देती है और अगर वो व्यक्ति लोन वापस ही नहीं करता तो वो एनपीए कहा जाता है। उसको बैंकिंग टर्म में या इकोनॉमिक्स के टर्म में या बैंक उसको क्या कहती है, एनपीए कहती है। क्या कहती है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब जो एसेट था या संपत्ति था, पैसा था, वो दिया गया था कि इस पर इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा, ब्याज मिलेगा, लेकिन ना तो उसका ब्याज मिला और ना तो मूलधन वापस किया गया।
तो ये आपका हो जाता है एनपीए। और आपको पता है बैंकों में इस समय एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था इंडिया का, तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही थी कि वो बैड बैंक लाएगी। मतलब क्या खोला जाएगा? बैड बैंक। बैड बैंक क्या है? ये एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें खोली जाएगी। जो बैंकों का कर्ज है, मतलब जो एनपीए है, मतलब एक चीज़ जानिए, एक चीज़ मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए बैंक क्या करती है, अगर आप लोन कोई व्यक्ति लेने जाता है, आप लोग बहुत सारे लोग हो सकता है गए हो, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करती है, कोई सिक्योरिटी पेपर जमा करवाती है कि आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं। अगर आपको लोन दे दे तो आप चुका पाएंगे कि नहीं, ये देखती, हैसियत देखती, फिर लोन देती है। तो अब क्या होता है, बैंकों के पास इस टाइप के बहुत सारी संपत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो लोन ले लिया अपने घर पर, तो घर तो बैंक का हो गया क्योंकि लोन चुका नहीं रहा है, लेकिन अब बैंक उसको सेल किसको करे? बैंक के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो जाकर, जैसे सामान तो आपका बैंक के पास हो गया, घर हो गया, आपने घर पर लोन लिया, लोन आपने नहीं चुकाया तो घर तो अल्टीमेटली किसका हो गया? बैंक का। लेकिन कि बैंक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस घर को बेचकर अपना फ़ायदा निकाल ले, उस घर को बेचकर अपना फ़ायदा निकाल ले, इतना टाइम नहीं होता है। तो बैंक के पास बहुत सारी ऐसी संपत्तियां इकट्ठी हो गई हैं जिसको बैंक बेच नहीं पा रहा है। अगर उसको बेच दे तो कहीं ना कहीं बैंक का जो घाटा हो एक तरीके से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए एक बैड बैंक लाने की प्लानिंग की गई है। बैड बैंक एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जो उस सारे कर्ज को, जो एनपीए है, एनपीए का मतलब जो लोग लोन लिए हैं उनकी जो सिक्योरिटीज, मतलब उन्होंने जो गारंटी पेपर रखा था उसको ये खरीदेगी। उसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसको खरीदेगी। और इसमें 2 कंपनियां हैं, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये 2 कंपनी मिलकर आपका क्या बनाएंगी? बैड बैंक। क्या बनाएंगी? बैड बैंक। तो नेशनल रिसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? बैंकों के पास जाएगी और ये कहेगी कि आपके पास जो भी सिक्योरिटी के रूप में जो भी आपके पास जमा था लोगों का, जिन्होंने लोन लिया आपको चुकाया नहीं, वो आप लाइए हमें दे दीजिए, उसका हम आपको पैसा मूलधन वो आप तुरंत दे देंगे। और फिर उसको लाकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देगी और कहेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होगा, ये उन एनपीए को या उन जो भी संपत्तियां इकट्ठी उसको ये बेचेगी, पब्लिक में इसको क्या करेगी? सेल करेगी। और सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उसका कुछ पैसा बैंक को जाएगा, जिस बैंक ने लोन दिया था, जिस बैंक का वो एसेट रहेगा, और बाकी पैसा इनको ये ले लेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए अभी कोई बैंक, मान लीजिए कोई बैंक नहीं, पीएनबी है, मान लीजिए कौन सा बैंक है? पीएनबी है। अब पीएनबी का क्या है, उसने 100 करोड़ का लोन दिया किसी व्यक्ति को। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। उस व्यक्ति ने क्या किया, 100 करोड़ का उसने लोन दे दिया किसी व्यक्ति को, मान लीजिए। अब ये जो लोन था 100 करोड़ का दे दिया, अच्छा ठीक है। लोन जो जिस व्यक्ति ने लिया वो चुका रहा था, इसका हर इंस्टॉलमेंट, हर किस्त भरता जा रहा था। लगभग 70 करोड़ रुपये मान लो उसने चुका दिए। अब 30 करोड़ रुपये जो बचे वो व्यक्ति अब नहीं दे रहा है। ये 30 करोड़ रुपए, मान लो 70 करोड़ उसने चुका दिए, अब ये 30 करोड़ जो बचा वो व्यक्ति अब नहीं चुका रहा है। मतलब बैंक का एक तरीके से 30 करोड़ घाटा हो गया। अच्छा, बैंक क्या करती है, जब उस व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए दी होगी तो उसकी कुछ सिक्योरिटियां तो अपने पास रखी होंगी। बैंक ऐसे थोड़ी ना किसी को लोन दे देती है। तो सिक्योरिटी के तौर पर हो सकता है प्रॉपर्टी के कागज हो सकता है कोई कंपनी का कागज हो। तो कंपनी का जो कागज होगा वो अब क्या करेगी, अब बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर घर एक जाकर कंपनी को सेल कर पाए, क्योंकि उसे तो खुद का काम देखना होता है। तो अब ये 30 करोड़ कैसे आएगा, अब जो ये बैड बैंक है ये जाएगा बैंक के पास, मान लीजिए पीएनबी के पास जाएगा और कहेगा ये आपका 30 करोड़ का जो क्या है एनपीए है, जो आपका पैसा नहीं मिल रहा, आप एक काम करो ये 30 करोड़ हमें दे दो, इसमें मूलधन जो है 20 करोड़ मान लीजिए उनका मूलधन था और 10 करोड़ ब्याज है। तो कहेंगे जो मूलधन है 20 करोड़ वो मैं आपको दे रही हूँ और आप हमें इसको, इस संपत्ति को दे दो जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी के तौर पर आपको दिया था जब लोन ले रहा था। तो बैड बैंक क्या करेगी, 20 करोड़ रुपए चुकाकर ये कहेगी आपका जो मूलधन, मतलब आप समझ रहे हैं मूलधन का मतलब जो पैसा, जैसे 100 करोड़ दिया
और वापस उसे कुछ ज़्यादा ही तो करना होगा। 100 करोड़ थोड़ी ना करेगा व्यक्ति 120 करेगा, 130 करेगा। देखिए 100 करोड़ रुपए मान लीजिए उधार दे किसी व्यक्ति को, तो लोन वोन मिलाकर लगभग 120 करोड़ रुपए मान लीजिए वापस करेगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, 90 करोड़ वापस कर दिया और 30 करोड़ रुपए नहीं दिया। तो इस 30 करोड़ का क्या करेगा, जो बैड बैंक होगी वो पीएनबी के पास जाएगी और कहेगी जो ये 30 करोड़ है आप एक काम कीजिए, हमसे 20 करोड़ लीजिए और ये हमें दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, डेफिनेटली अगर उसका मूलधन आएगा तो उसे दे देगी। अब ये 30 करोड़ बैड बैंक के पास आ गया। बैड बैंक की एक कंपनी है जो क्या करेगी, इस 30 करोड़ के संपत्ति का मतलब जो व्यक्ति ने रखा था लोन लेते समय, उसको ले जाएगी मार्केट में और क्या करेगी, बेच देगी। तो बैड बैंक को मिला 30 करोड़ रुपए और यहाँ बैंक का भी काम हो गया, बैंक लॉस में नहीं गया, घाटे में नहीं गया और अल्टीमेटली 20 करोड़ में जो संपत्ति खरीदा वो 30 करोड़ में बेचा। तो 10 करोड़ रुपए यहाँ किसको फ़ायदा हो गया, बैड बैंक को। 10 करोड़ रुपए किसको फ़ायदा हो गया, बैड बैंक। आई होप बैड बैंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनपीए होगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगी बैंक की, उसे बैड बैंक कैसे रिकवर करेगा। बैड बैंक क्या करेगा, जो लोन देते समय सिक्योरिटीज जमा की गई होंगी, लोगों को, उसको क्या करेगा, खरीद लेगा और खरीदने के बाद इन सिक्योरिटी को मार्केट में बेच देगा और जो पैसा उनका मूलधन होगा बैंक का वो वापस दे देगी, बाकी जो फ़ायदा वो खुद रख लेगी। तो ये हुआ आपका बैड बैंक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तक मैं आपको ये समझा दूं कि अब तक लोग एनपीए जो इंडिया में हैं, लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8.34 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो लोन के रूप में बांटे तो गए लेकिन वो अब तक बैंक को नहीं मिले हैं। 8.34 लाख करोड़ बहुत होता है। तो इसी को रिकवर करने के लिए ही कौन सा कॉन्सेप्ट आया, बैड बैंक। बैड बैंक वही हमने ऑलरेडी काम बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको न्यूज़ अच्छा लगा होगा। बैंकें कैसे पैसा अर्न करती हैं, बैंकों में कैसे लॉस होता है, एनपीए क्या होता है और ये बैड बैंक क्या होता है, मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस बजट में बैड बैंक का कॉन्सेप्ट नया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।